बच्चों मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। स्टार्ट किया जाए फिर। यस सर। यस सर। लास्ट टर्न को हम लोग क्या पढ़े थे, कुछ बताओगे आप? सर लिमिटिंग रिएजन तक थे, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट तक थे, चलो तो लिमिटिंग रिएजेंट से स्टार्ट किया जाए क्या फिर? यस सर। सर वो आधा ही रह गया था। हाँ कोई बात नहीं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। बारिश का मौसम बहुत है। यस सर, यहाँ पे भी बारिश हो यस रही है। सर। हर जगह पूरी दिल्ली में वही हाल है। लिमिटिंग रिएजेंट, देखो लिमिटिंग रिएजेंट जब हम लोगों ने स्टार्ट किया होगा तो इसमें 2 या 3 पॉइंट्स को हम लोगों ने नोट किया होगा, ठीक है? उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और हम लोग आगे बढ़ भी जाए। सबसे पहले देखो, हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की जब बात किए थे तो हम लोगों ने ये कहा था कि लिमिटिंग रिएजेंट जब भी डिसाइड करना हो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा क्या होगा भाई, रिएक्टेंट का ही होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज रिएक्टेंट ओनली, इट इज रिएक्टेंट ओनली, यह सिर्फ रिएक्टेंट ही हो सकता है। फिर क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज लिमिटिंग रिएजेंट, इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? मिनिमम वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? इसके अलावा देखो भाई, हम लोग बोल सकते हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम कंप्लीटली, कंज्यूम कंप्लीटली, limiting reagent consume completely after the completion of reaction, after the completion of reaction। तो रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट का जरा सा भी अमाउंट हमारा लेफ्ट नहीं बचता। इधर देखो फिर, इसके अलावा हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय, प्रोडक्ट इज always decided by limiting reagent, decided by limiting reagent। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है प्रोडक्ट को। ये हम लोग बातें कर चुके थे, ये हम लोग बातें नोट भी कर चुके थे। यहां तक सबका नोट था? यस सर। कुछ लोग वेटिंग रूम में भी हो क्या? रुक जाओ एक मिनट। तो हम लोग यहीं पे देखो एक एग्जांपल भी लिए थे, मुझे लगता है एग्जांपल तक हो चुका था क्या? अगर मान लो आपका a+2b है और इससे आपको 3c मिल रहा है, ठीक है? तो जब हम लोग कोफिशिएंट की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या बात की थी भाई, कि सबसे पहले हमारा काम होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। अगर इस तरीके का रिएक्शन दिया है इसका मतलब तो ये है कि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस, अगर हमको पहले से दिया गया है तो, ठीक है? अब रिएक्शन अगर बैलेंस है तो इसके कोफिशिएंट को यहाँ पे नोट करते हैं, और जो कोफिशिएंट होता है उसी को हमने कहा था मोल की तरह ट्रीट करेंगे, उसी को मोल मान लेंगे। तो इसका कितना मोल, 1, इसका 2 और इसका 3। अगर कोई भी गिवन इंफॉर्मेशन गिवन इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि मास के टर्म में हो सकता है वॉल्यूम के टर्म में हो, और हो सकता है कि मोल के टर्म में हो। अगर मोल के टर्म में होगा तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना होता। अगर वॉल्यूम होगा, डायरेक्ट वॉल्यूम होगा, एसटीपी पे नहीं दिया होगा तो भी कुछ नहीं चेंज करना, क्योंकि आप पढ़ चुके हो स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन में कि जो मोल होता है उसी को हम लोग वॉल्यूम भी मान लेते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम लोग एसटीपी पे अगर वॉल्यूम कुछ गिवन हो तब फिर क्या करेंगे, उसको पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। एक एसटीपी पे कितना वॉल्यूम होता है भाई, आपको पता है? जल्दी बताओ। 22.4। अगर एसटीपी पे आपको अगर वॉल्यूम दिया जाए
तो उसको पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे वाले में नहीं। अगर मान लो कि अगर डायरेक्ट हमसे कह देते कि यहाँ पे ए की वैल्यू अगर 10 लीटर है, तो 10 लीटर एसटीपी पे नहीं है तो उसी को आप मोल मानोगे अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इधर सुनो भाई, अगर गिवन इंफॉर्मेशन अगर हम लोग यहाँ पे कहे कि हमारा मोल ही है, गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, मोल है, और ये 2 मोल है और ये 3 मोल है। अब आपको डिसाइड करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन हो उसको मोल में कन्वर्ट करो, और मोल में कन्वर्ट करने के बाद जो आपका कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करके देखो कि एक मोल के लिए किसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है। एक मोल के लिए जिसकी भी वैल्यू मिनिमम होगी वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे देखो यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन ए के बारे में 2 था, बी के बारे में 3 था, हम कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और जो ही कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 मोल के लिए 2 आ गई, और यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे 1.5 आ गया। बताओ भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन सी है? बी। तो बी। 1.5 बोला है क्योंकि एक मोल की वैल्यू जिसकी कम होती है वही क्या हो जाता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत ही एकदम बिल्कुल एक इजी सा एग्जांपल है। लिमिटिंग रिएजेंट जब आपको पता चल गया तो सबसे पहले हमको ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, केवल ये नहीं पूछा जाता कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, ये तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपसे ये पूछेगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वह कितना मोल बना, तो जो भी आपका प्रोडक्ट है वह कितना मोल फॉर्म हुआ, इस पे क्वेश्चन आता है। जैसे अगर हम आपसे बात कर लिए कि जो लिमिटिंग रिएजेंट था वह बी था, यानी बी एक मोल के लिए सबसे वैल्यू कम वाली कौन सी थी, 1.5। अब 1.5 हमारा क्या था भाई, बी था, और 1.5 की वैल्यू की अगर बात करें यहाँ पे, तो जितना एक मोल के लिए लिमिटिंग है वही एक मोल के लिए प्रोडक्ट बनेगा, और एक मोल के लिए 1.5 है, तो यहाँ पे एक मोल के लिए कितना बनेगा, 1.5। लेकिन सी यहाँ पे 1 मोल है क्या आपका, बोलो भाई? नहीं सर, 3 बाई कितना मोल है? 2 3 मोल है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 4.5। 4.5 अब जैसे 1.5 था, 3 मोल था, तो 3 में मल्टीप्लाई कर दिए। अगर 3 नहीं होता, 1 मोल होता तो 1.5 ही होता, 2 मोल होता तो कितना होता, 3 होता। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ होता तो हम क्या करते, 1.5 इंटू 4। तो जितना लिमिटिंग होता है एक मोल के लिए वही वैल्यू हमारी प्रोडक्ट के एक मोल के लिए फॉर्म होती है। अब सुनो, ये तो हो गया कि लिमिटिंग क्या था, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना हुआ। क्वेश्चन में पूछा जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन विच रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट एंड हाउ मच। कंप्लीशन के बाद, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कौन सा आपका बचा हुआ है और कितना बचा हुआ है, इसकी भी बातें करता है। जैसे देखो एक मोल के लिए लिमिटिंग रिएजेंट था 1.5, तो 1.5 बी का भी, ए का भी खत्म होगा। बी का अगर 1.5 था एक मोल के लिए तो ए का भी 1.5 खत्म होगा। ए की वैल्यू थी 2, उसमें से 1.5 आपका क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो बचा कितना आपका, बोलो भाई? 0.5। ये आपको क्लियर है? यस ये सर। बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मान लो हम हैं और आप हो, हम अकेले हैं, आप 2 लोग हो। अगर मेरे पास 2 रुपए हैं, आपके पास 3 रुपए हैं, दोनों लोग मिला के कुछ करना चाहते थे, अपने पैसे मिला के, अपने पैसों को मिला के करना चाहेंगे, तो हम उस समय क्या बोलेंगे आपसे भाई कि एक काम करो, चलो पहले ये देख लेते हैं कि किसके पास कितना अमाउंट पड़ रहा है। तो ये देखा गया तो मेरे पास तो अकेले थे तो 2 रुपया था मेरे पास, और आप लोग 2 मिलके कितने थे भाई, 3 रुपया था। जब ये देखा गया तो ये पता चला कि आपके पास तो 1.5 है, तो उस समय हम क्या बोलेंगे कि भाई इतना बेवकूफ हम थोड़े हैं कि आप 1.5 ही मिलाओगे 2 लोग मिलके, और हम अपना 2 पूरा मिला दे। हम भी अपना 1.5 ही मिलाएंगे क्योंकि हम भी अकेले हैं। तो हम अपना 1.5 मिलाएंगे तो उस समय 0.5 क्या होगा, हमारा लेफ्ट बच जाएगा। मेरी बात क्लियर है? तो इतना आप नोट कर लो, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं।
हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। चलो यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। इन द रिएक्शन बस आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग रिएजेंट। अरे यहाँ पे तो कुछ और ही सुनो सीन हो गया है क्या? आज इस बोतल से पानी गिर गया। आपको अच्छा देख यहाँ से। हाँ यहाँ से गिरा है। पता नहीं यार, वही पानी है दूसरा पानी है, टपका है नहीं टपका, आज भी निकल हो पाएगा। कुछ लगा दे। जल्दी से बता दो विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है आपको यही बताना है। सर कार्बन। सर कार्बन। कार्बन। क्लियर है भाई सबको? कार्बन Yes, sir. 4 ग्राम वाला। सबसे पहले आपने क्या किया भाई, मोल निकाला होगा, ठीक है। हमने पहले आपको डायरेक्ट मोल दिया था, इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं भाई, आपको मास दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम होता है कोफिशिएंट लिखना, ये 2 ये 1 और ये 2। फिर गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, मास है। तो गिवन मास हमें दिया गया था, कार्बन का कितना था भाई 24 और ये 96। इसका मोल निकालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे 24/12 और यहाँ पे क्या होगा 96/32, ठीक है। यहाँ पे कितना आया 2 और यहाँ पे कितना आ गया 3। अब 2 और 3 आया है तो देख लो, कार्बन आपका कोफिशिएंट कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है 1, तो 2/2 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 3 आ रहा है, यानी ये कार्बन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है सबको? यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये बताओ सर हाइड्रोजन आयन का रिएक्शन करवाते थे तो ये वाला करवा चुके थे क्या लास्ट टर्न को? अरे भाई ये हो गया सबका? रफ रफ कर दें इसको, माइक को लगाना भाई तो आती है। इसको रिमूव करें, फिर भाई इसको रिमूव कर दें। यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन और करना। हाँ बोलो। सर किसी का माइक ऑन है, ये दिक्कत कर रहा है। क्या दिक्कत कर रहे हैं आपको? सर ये किसी का माइक ऑन है ना, उसका स्क्रीन पे आ रहा है बार बार। भाई बंद कर लो अपना, जिसका भी ऑन है थोड़ा बंद कर लो अपना। आप बंद कर लो, नहीं तो फिर यहाँ से म्यूट करेंगे फिर हम। चलो एक क्वेश्चन देखो इधर, आपके एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सब लोग ईमानदारी से करोगे भाई। इन द हैबर प्रोसेस, इन द हैबर्स प्रोसेस 30 लीटर ऑफ डाइहाइड्रोजन, 30 लीटर ऑफ डाइहाइड्रोजन and 30 liter
of dinitrogen, 30 liter of dihydrogen and 30 liter of dinitrogen were taken for reaction which yielded only 50% of the expected product What will be the composition of gaseous mixture under the same condition? Under the same condition. In the end, ऑप्शंस लिखा हुआ है 20 लीटर अमोनिया, 25 लीटर नाइट्रोजन, 50 लीटर हाइड्रोजन। ट्वेंटी लीटर फिर से आपका अमोनिया है, 10 लीटर नाइट्रोजन, 10 लीटर नाइट्रोजन, 30 लीटर हाइड्रोजन। टेन लीटर अमोनिया, 25 लीटर नाइट्रोजन, 15 लीटर हाइड्रोजन। टेन लीटर अमोनिया, 20 लीटर नाइट्रोजन, 20 लीटर हाइड्रोजन। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, करोगे या हम बता दें फिर? सर 1 मिनट रुक जाओ। सर बी आंसर। कौन सा आ रहा भाई? सर बी। नहीं, गलत है, फिर से ट्राई करो सी ईमानदारी सर से, सी। ध्यान से देखो। सी आ रहा है सर। सी आ रहा है? कितने लोगों का आ रहा है? बताओ भाई।
सर सी आ रहा है। सी नहीं आ रहा है? सी ही आ रहा है सर, सी आ रहा है। सी ही आ रहा है। चलो देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास था क्या, N2 + 3H2 का रिएक्शन करवा रहे थे, तो हमें क्या मिला था, 2 मोल अमोनिया गैस। कोफिशिएंट सबसे पहले, कोफिशिएंट हमारे पास क्या है इसका, 1, 3, 2। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है आपके सामने, गिवन वॉल्यूम है और लेकिन एसटीपी पे नहीं है, तो जो वॉल्यूम उसी को मोल की तरह ट्रीट करेंगे। कितना था भाई, ये 30 लीटर और ये भी 30 लीटर। ये वॉल्यूम हमारा जो है एसटीपी पे होता तो मोल में कन्वर्ट करते, बस अगर एसटीपी पे नहीं है तो जो दिया है उसी को मोल की तरह मान लो, ठीक है। अब लिमिटिंग रीजन डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, 30/1 और 30/3। कितना आया भाई, यहाँ पे 10 लीटर और यहाँ पे 30 लीटर। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा था, लीटर। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा भाई, हाइड्रोजन है ना? ये सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये लिमिटिंग रिएजेंट आपको डिसाइड हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में दिया क्या है आपका, क्वेश्चन में आपको ये दिया है रिएक्शन विच यील्डेड ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, यानी जो भी आपको प्रोडक्ट बताना है वो 50% रिएक्शंस पे बताने हैं, और जो लिमिटिंग रिएजेंट आपने डिसाइड किया है वो 100% पे है। तो लिमिटिंग रिएजेंट 100% पे 10 है, तो 50% पे कितना होगा आपका, बोलो 5 लीटर होगा। क्लियर है सबको, यानी हमें 50% पे पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट का वैल्यू 5 लीटर है। 1 मोल के लिए जब 5 लीटर है तो 2 मोल के लिए कितना होगा भाई, यहाँ पे 2 मोल है, 5 × 2 = 10 लीटर। यानी हमें 2 ऑप्शन 10 लीटर के मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आते हैं, अब मुझे क्या देखना भाई कि जो 1 मोल की वैल्यू है लिमिटिंग 50% पे वह 5 लीटर है, तो 3 मोल के लिए 50% पे कितना कंज्यूम हुआ होगा, कौन बता रहा है, जल्दी बोलो। 15 लीटर। 15 लीटर, ये क्या हो गया होगा, कंज्यूम हो गया होगा। 15 लीटर कंज्यूम हुआ होगा, तो टोटल कितना था हमारे पास, 30 लीटर, और 1 मोल के लिए 5, तो 3 मोल के लिए 15 लीटर कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना होगा भाई, 30 - 15 लीटर, यानी हमारे पास 15 लीटर क्या हुआ, लेफ्ट बच गया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ये लेफ्ट है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। अब आते हैं किस पे, हमारा आंसर देखो भाई, 50 लीटर हाइड्रोजन, यहाँ पे 20 लीटर है, यहाँ पे 50 लीटर है, आंसर तो ऐसे ही पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन पे आते, अब हमको क्या देखना है, 1 मोल के लिए 50% पे जो लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू थी वह 5 लीटर थी, तो 5 लीटर 1 मोल के लिए खत्म हुआ होगा, तो जो हमारा नाइट्रोजन था उसका भी 1 मोल के लिए 5 लीटर ही खत्म हुआ होगा। टोटल हमारे पास कितनी थी वैल्यू, 30 थी, तो यहाँ पे टोटल 30 था और 1 मोल के लिए 5 लीटर आपका कंज्यूम हो चुका, बचा कितना भाई, 25 लीटर। तो देख लो इस क्वेश्चन में आपको कितना लेफ्ट बचा है, कितना फॉर्म हो रहा है, ये सब आपको क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिनका भी आंसर था वो बिल्कुल करेक्ट था। कर लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका? यस सर। यस सर। अगले क्वेश्चन पे चला जाए फिर। यस सर। यस सर। चलो तो फिर देखो एक क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बताओ लास्ट टाइम को हम लोग ये किए थे कि नहीं किए थे, बताना। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम is burnt with
0.56 ग्राम O2। ये किया था सर। ये कर चुके हो? यस सर। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कोई करते हैं। फोर ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सैंड is treated with excess of HCl 0.88 gram of CO2 is produced। Calculate percentage mass of कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताओगे भाई, कैलकुलेट परसेंटेज मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक बार देख लो क्वेश्चन को और ट्राई करो। ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, नहीं तो फिर हम बताएंगे। फिर बताओ बच्चों, कर लोगे? सर सेंड के लिए क्या सैंड लेंगे? को क्या लिखते हैं? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? देखो अब कोई नहीं बोलेगा। सर सैंड की कंपोजिशन क्या है? सैंड कभी HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता। चलो हमने ये लिख दिया। सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट आपका था, ये मिक्सचर था, और ये मिक्सचर था कितना भाई? 4 ग्राम। लेकिन सैंड का जब रिएक्शन करवाओगे 50% आ रहा है। कभी भी आपने सैंड का रिएक्शन HCl के साथ करवाया है क्या? बोलो। सर तो सैंड कभी HCl के साथ रिएक्शन देगा ही नहीं। देगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा देगा? कैल्शियम कार्बोनेट देगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो देगा उसका रिएक्शन करवाओ आप, और रिएक्शन करवाने के बाद जैसे आप बताते हो वैसे बताओ। ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, क्योंकि ये मिक्सचर है। आप कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाओ और उसका मास निकालो, फिर परसेंटेज बता दो उसका। सर 50% आ सर 50 आ रहा है, 50%। ठीक है चलो तब। बाकी लोगों का भाई? सर 50% 50% आ रहा है। चलो Yes, देखते हैं। बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। यस सर 50% आ रहा है। 50% ही? चलो यस सर। सबसे पहले बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट का आपने रिएक्शन करवाया है HCl के साथ, क्या क्या बनेगा? सर CaCl2 CO2 H2O और CO2 H2O और CaCl2। ठीक है, यस सर। बैलेंस करेंगे हम। सबसे पहला काम होगा कि हम बैलेंस करें रिएक्शंस को, क्योंकि बिना बैलेंस करे हमारा तो ये पॉसिबल है नहीं करना। तो यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया, 2 मोल क्या हो गया? HCl हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या था। गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास था CO2 के बारे में 0.88 ग्राम CO2 दिया गया था। CO2 को तुरंत मोल में कन्वर्ट करो मास से, तो 0.88 बाई कितना हो जाएगा भाई? 44 मोल कितना हो गया? 0.02। क्लियर है सबको? यस सर। बाकी लोग भाई? अब जब मोल पता चल गया तो इसका भी मोल तो उतना ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना 1 मोल के लिए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है उतना ही 1 मोल के लिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये भी हमारा कितना रहा होगा भाई? 0.02 मोल।
अब जब इसका मोल पता चल गया तो मास निकालना और परसेंटेज बताना कौन सी बड़ी चीज है। देखो भाई, अगर मोल पता है तो मोल इक्वल टू होता है मास अपार मोलर मास, और मोल 0.02 है। मोलर मास कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? 100 होता है, बोलो। यस सर। तो 2 ग्राम आ गया, और Yes, जब sir. 2 ग्राम आ गया तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको बताना था। मिक्सचर टोटल था आपका 4 ग्राम, जिसमें 2 ग्राम कैल्शियम है। देखने से ही आपको पता चल रहा है कि 50% है। वैसे निकाल लो चाहो तो, आपकी मर्जी। तो देखो भाई, सबसे पहले हम लोग कर क्या रहे थे? सबसे पहले हमने मोल डिसाइड कर लिया। जब इसका मोल पता चल गया तो इसका अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट 1 था, उसका भी कोफिशिएंट 1 ही था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए फिर। यस सर। तो सब लोग नोट कर लिए? बोलो। यस सर। चलो तब फिर। In a rocket motor filled with butane, in a rocket motor filled with butane, how many kg of liquid oxygen, how many kg of liquid oxygen should be provided for each kg of butane, each kg of butane for its complete combustion, for its complete combustion, for its complete combustion। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो भाई, सभी लोग ट्राई करोगे तुरंत आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन समझ गए सब लोग? बताओ भाई, किसी की आवाज नहीं आ रही है? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन में क्या करे आपसे? क्वेश्चन में करे आपसे कि कोई रॉकेट मोटर है जिसमें आपने ब्यूटेन गैस को फिल्ड किया है, और ब्यूटेन का जब कंबस्शन करवाते हैं तो वही हमें फ्यूल की तरह यूज होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कितना लिक्विड ऑक्सीजन 1 kg ब्यूटेन को जलाने के लिए यूज होगा, यही आपको बताना है। सर 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 3 पॉइंट सर 3.58 आ रहा है लगभग 57। और बाकी लोग भाई, और किसी का? 3.58 kg। 3.58 kg आ रहा है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ब्यूटेन था उसको कंबस्शन रिएक्शन उसका लिखेंगे। ब्यूटेन क्या होता है भाई? H10 C4H10। इसका हम कंबस्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। क्या बनेगा आपका? CO2 और वाटर। यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 कर दिए, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 कर दिए, टोटल कितना हो गया? 13/2। अब आते हैं भाई कि हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या था। गिवन इंफॉर्मेशन था 1 kg ब्यूटेन, और 1 kg को अगर हम चाहें तो 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर सकते। अब क्या करेंगे? मोल फाइंड करना आता है हमको, तो 1000 बाई अगर यहीं पे 58 कर दो, क्योंकि यहाँ पे इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? 58। तो ये पता चल गया इसका मोल, यानी ब्यूटेन का हमें क्या पता चल गया भाई? मोल। इसके 1 kg दे रहा था, जो ईच kg, ये वाला ईच kg,
तो ईच केजी में हमने 1000 ग्राम को मान लिया और 58 से डिवाइड करके मोल को निकाल लिया। अब इसका 1 मोल है तो इसका टोटल कितना हो जाएगा भाई? मोल 13/2 इंटू 1000/58 मोल। यह ऑक्सीजन का मोल हमने निकाल लिया और ऑक्सीजन का जब मोल पता चल गया तो आपको पता ही है कि मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मोल आपको पता है, मोलर मास से क्या करो भाई, ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। ये जितना आएगा वही क्या होगा आपका? ऑक्सीजन का मास होगा। अब ये कितना आ रहा था? 3.58। ठीक है, 3.58 के आसपास आए। 58 kg। हाँ ठीक है, क्लियर है भाई सबको? तो देखो लिमिटिंग Yes, sir. रिएजेंट में हम लोग देख क्या रहे थे, लिमिटिंग रिएजेंट हो चाहे स्टोइकियोमेट्री हो, अब दोनों को कंबाइंडली देख रहे थे कि कभी हम लोग क्या कर रहे थे कि उसकी वैल्यू मास गिवन है तो उसकी हेल्प से मोल को कंसीडर करते थे, दूसरे वाले का भी पता कर लेते हैं। तो हम केवल उसी की वैल्यू को देख रहे थे कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और जिसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, बाकी चीजों को हमें नोट करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये था हमारा भाई लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट हेडिंग करना पीओएसी। पीओएसी तो बोलो इसको रफ करें फिर। हाँ बोलो। हाँ नोट कर लो तब फिर आगे बढ़ेंगे। सर कर दो रहा। चलो हेडिंग करना पीओएसी। पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन या एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब देखो पीओएसी रूल हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हमें रिएक्शन बैलेंस नहीं होता या जब हमें कुछ भी नहीं समझ में आता, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, पीओएसी को अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी atoms are conserved. Atoms are conserved. ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर not necessary to this। तो यहां पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे अगर हम पीओएसी को अप्लाई करने की अगर बात करें, इधर देखना भाई एग्जांपल है, अगर मान लो हमारे सामने ये है KClO3 और KClO3 से हमें KCl और O2 मिला। ठीक है, हम यहाँ पे पीओएसी को अप्लाई करते हैं। देखो पीओएसी किसी एक एटम पे अप्लाई किया जाता है और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको गिवन होता है और जिसके बारे में पूछा जाता है। अगर यहाँ पे आप पीओएसी को अप्लाई कर दो तो पोटेशियम इस पे अप्लाई कर सकते हो, क्लोरीन पे भी अप्लाई कर सकते हो, ऑक्सीजन पे भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर पीओएसी की बात करें तो अप्लाई पीओएसी ऑन पोटेशियम एटम।
अब देखो अगर यहाँ पे पीओएसी पोटेशियम एटम पे अप्लाई करोगे तो क्या करोगे, पोटेशियम यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक है, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, पहले ही हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू मोल ऑफ KClO3 हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर करोगे तो क्या होगा भाई, 1 इंटू मोल ऑफ KCl हो जाएगा। ठीक है, और यही पीओएसी अगर ऑक्सीजन पे अप्लाई कर दे तो क्या होगा भाई, अप्लाई पीओएसी ना ऑन ऑक्सीजन एटम, अप्लाई पीओएसी ऑन ऑक्सीजन एटम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो 3 इंटू मोल ऑफ KClO3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू मोल ऑफ O2। तो देखो पीओएसी अप्लाई करते हैं तो बस इस बात का ख्याल रखते हैं, जिसके बारे में पूछा गया, जिसके बारे में दिया गया है उसका मोल, और प्लस ये चीज ध्यान देते हैं कि जिस मॉलिक्यूल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, लिया गया है, उसमें जिस एटम पे पीओएसी को अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, बस पीओएसी को अप्लाई कर दो। हो गया सबका? यस सर। बोलो भाई, बोल नहीं रहे हो, थोड़ा बोलते रहो। यस सर। क्योंकि बारिश हो रही है इसीलिए आराम से पड़े हुए हो। 2 दिन 3 दिन से दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है। यस हो गया सर। इसको रफ किया जाए? यस सर। यस। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो पीओएसी में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इस वाले मेथड से भी आपको क्वेश्चन करना हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें देखना, इन अ रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट से हमको मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, 1000 ग्राम ऑफ CaCO3 is taken. Find weight of CO2 obtained. Find weight of CO2 obtained in reaction. ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे सामने ये था, हम पीओएसी को अप्लाई कर रहे हैं कार्बन एटम पे। ठीक है, अप्लाई पीओएसी। तो देखो इस तरीके को क्वेश्चन में आपको दिखाना पड़ता है कि आप किस पे अप्लाई किए हो। अप्लाई पीओएसी ऑन कार्बन एटम। अगर हम कार्बन पे अगर पीओएसी को अप्लाई कर दिए तो यहाँ पे कार्बन एटम 1 है और CO2 के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा गया था, यहाँ पे भी 1 है। तो क्या करोगे भाई, मोल्स इंटू CaCO3 इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू मोल ऑफ CO2। यहाँ पे अगर हमने देखा तो इसका मास कितना था भाई, 1000 ग्राम था मोल की बात करें तो, और मोलर मास कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, बोलो 100 होता है। और यहाँ पे कितना होगा, वेट आपको बताना ही था, मोलर मास होता है 44, तो कितना हो जाएगा 440 ग्राम आ जाएगा।
लिख लिया सर। हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। पीओएससी जनरली जिस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग देखते हैं उसी पे आते हैं। पहले इधर का नोट करते रहो, तब तक हम इसको रफ करते हैं। और प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 from iron pyrite involve following sets of reaction. Calculate the weight of H2SO4. Calculate the weight of H2SO4, which can be obtained when सोनू भाई मोटर which can be obtained when किसी की आवाज आ रही है भाई, बंद करो अपना। 240 kg of FeS2, 240 kg of FeS2 is used। ठीक है, तो देखो भाई आपके सामने क्वेश्चन था, जल्दी से इसको ट्राई करो एक बार। इधर वाला रफ कर दें आपका। जी सर। ठीक है, एक बार आप ट्राई करो। देखो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ही जनरली पीओएससी को अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब हमको कुछ नहीं समझ में आता है तो हम क्या करते हैं भाई, पीओएससी अप्लाई कर दो। जब क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए पीओएससी अप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सर ये किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ, किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं, लेकिन तब जब रिएक्शन बैलेंस ना हो तब। हमें बैलेंस इक्वेशन की यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक। हो गया आप लोग का? करोगे या बता दे, जैसा बताओ। सर ट्राई करें। हाँ ट्राई कर लो एक बार। सर ये ऐड में 240 kg लिखा है। हाँ 240 kg है, साफ नहीं पता चल रहा है, फिर से लिख दें। ये 240 kg है।
240 kg। देखो पीओएसी अप्लाई करोगे, बता दे पहले, थोड़ा सा हिट दे रहे, भले रिएक्शन आपसे ज्यादा, एक से ज्यादा स्टेप में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है, सिर्फ पीओएसी उसी में अप्लाई करते हैं, और उसमें भी उस वाले एटम पे अप्लाई करते हैं जिसमें दोनों में कॉमन हो। ऐसे एटम पे अप्लाई मत कर देना कि पता चले कि उस वाले मॉलिक्यूल में कोई दूसरा एटम है, इसमें कोई दूसरा एटम है। तो ऐसे एटम पे अप्लाई करना जिसमें दोनों कॉमन एटम है। और मुझे लगता है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। I told you long ago. चलो देखो भाई, हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा था फॉर प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 फ्रॉम आयरन पायराइड। H2SO4 का प्रिपरेशन करना है और किससे? FeH2 से। यानी एक के बारे में हमको बताना है, एक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे नीचे दिया गया देखो भाई कि FeH2 का मास गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पीओएसी इन्हीं दोनों में अप्लाई करेंगे। किसमें भाई? FeH2 और H2SO4 में। बाकी का हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे अगर पीओएसी अप्लाई करना चाहे तो किस एटम पे करेंगे? आयरन, यहाँ पे देखो भाई H2SO4 के अंदर आयरन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी सल्फर है और यहाँ पे भी सल्फर है, दोनों जगह पे सल्फर प्रेजेंट है। अब पीओएसी अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई पीओएसी ऑन सल्फर एटम। अप्लाई पीओएसी और सल्फर एटम। सल्फर एटम पे पीओएसी को अप्लाई कर दिया। यहां पे सल्फर 2 था तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू मोल ऑफ FeH2। और इधर क्या होगा भाई आपका? यहां पे सल्फर केवल एक ही एटम था तो 1 इंटू मोल ऑफ H2SO4। क्लियर है? अब सुनो, यहां पे 2 इंटू मोल निकालना आपको आता है भाई। इसका मास गिवन है 240 kg, तो हम 240 को अगर चाहे तो ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 का पावर 3 ग्राम। 240 इंटू 10 का पावर 3 ग्राम, क्योंकि जो आपको मोलर मास कैलकुलेट करोगे वह ग्राम में होगा। अब यहाँ पे देखो FeH2 का मोलर मास कितना होगा? आयरन का होता है 56 और ये होता है 64। टोटल कितना हो जाएगा भाई? 120 आएगा। बोलो। FeH2 का मोल, क्योंकि आयरन का 56 और इसका 64, टोटल 120 हो रहा है FeH2 का। इधर आते 1 इंटू मास अपान मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है भाई? 98 ग्राम। ठीक है, यहां से कैंसिल आउट हो गया 2। ठीक है, तो कितना हुआ? 4 इंटू 10 का पावर 3, और इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दे 98 को, तो यही जो आएगा मास वह क्या हो जाएगा? ये मास आ जाएगा H2SO4 का, मास ऑफ H2SO4। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। ये बहुत आसान नहीं था। डायरेक्ट अप्लाई करो, आंसर निकाल दो, बस हो गया। अच्छा ये बताओ, हम लोग मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के क्वेश्चंस को किए हैं क्या? लास्ट टर्म को स्टोइकियोमेट्री से पहले मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के क्वेश्चन को हम लोग किए थे क्या? वीडियो बंद करो भाई। नहीं सर। उसके क्वेश्चन को अभी तक नहीं किए हम लोग? नो सर। चलो तो ये कर लो, तो फिर उसको करेंगे। पहले ये बताओ, सबको ये क्लियर है? यस सर। अगर इस Yes, तरीके sir. के क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे?
यस सर। अब एक से ज्यादा स्टेप में आपको हमेशा याद क्या रखना है, जो भी हमें मल्टी स्टेप रिएक्शन हो बट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो और जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसी पे आप जो एटम सेम होगा उसी एटम पे आप पीओसी अप्लाई करोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से उसका आंसर बता देना। ट्राई करो एक बार भाई, तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। मुझे लगता है सब लोग बता दोगे, क्योंकि जो लोग भी इस बार एग्जाम देना चाह रहे होंगे, दिए होंगे, वो सब लोग बता सकते हैं, क्योंकि वो कभी ना कभी प्रीवियस ईयर तो सॉल्व किए ही होंगे। कौन बता रहा है, जल्दी बोलो, सब सर, एक खामोश हो गए। 0.1 मोल। कितना मोल? 0.1 मोल। ठीक है, पॉइंट 1 मोल। ठीक है, बाकी लोग? बाकी लोग भाई जल्दी बताओ। चलो देख लो, हमने जानबूझ के इसका फॉर्मूला नहीं लिखा था, इसलिए नहीं लिखा था कि पहले आपका काम होता है बनाना, एग्जाम में भी ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलता। देखो बेरियम क्लोराइड था, और बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई? सोडियम फॉस्फेट के साथ, Na3PO4 के साथ। इसको जब रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा क्या आपका? बेरियम फॉस्फेट, और साथ साथ बनेगा NaCl। अब हमारा काम होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। यहाँ पे हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो देखो बेरियम यहाँ पे कितना है? 3, यहाँ पे 3 कर दिए, यहाँ पे फॉस्फेट 2 था, हमने यहाँ पे 2 कर दिया, तो टोटल यहाँ पे क्लोराइड 6, सोडियम भी 6, यहाँ पे 6 NaCl कर दी। अब गिवन मोल कितना था आपके पास? ये 0.5 मोल था और ये कितना था? 0.2 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लो। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आ रहा है, बोलो भाई? 0.5/3 और यहाँ पे 0.2/2, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 0.1 6 के राउंड, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 0.1 आ रहा है। बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? सोडियम फॉस्फेट। यही वाला है। 1 मोल की वैल्यू जितनी होती है लिमिटिंग रिएजेंट की, उतना ही 1 मोल आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो कितना हो जाएगा भाई? 0.1। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था।
क्लियर है सबको? जी सर। सबसे पहले हमने लिमिटिंग Yes, sir. रिएजेंट को फाइंड किया और आंसर बता दिया, बस यही करना था, एक लाइन का क्वेश्चन था। इसके बाद आ जाओ तब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट प्रॉब्लम। सर PO4 पे होल्ट वाइज क्यों आया? किसका होल्ट वाइज आया? PO4 पे सर चार्जेस बेरियम का। कैसे बैलेंस करें? बेरियम आपका बताओ भाई किस ग्रुप का होता है? सर सेकंड ग्रुप का होता है, तो इस पे चार्ज कितना होगा? +2। और PO4 पे कितना चार्ज होता है? 3 माइनस होता है। 3 माइनस। तो जब फॉर्मूला बनाते हो तो क्या होता है आपका? ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा ना, बोलो। हाँ हाँ। तो क्लियर है आप? यस यस। ओके ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट आ जाओ भाई, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट प्रॉब्लम। इसको रफ करें फिर। यस सर। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट प्रॉब्लम, ये वाला टॉपिक अभी हुआ नहीं था ना हम लोग का? नो सर। नो सर। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, एक फॉर्मूले पे है डायरेक्ट, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट प्रॉब्लम। लेकिन एक फॉर्मूले पे है, लेकिन आपके एग्जाम में हर 1-2 साल पे इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। और नीट और जेईई मिला के टोटल आपसे अगर क्वेश्चन की बात करें तो 5 to 6 क्वेश्चन इस वाला टॉपिक पे बनते हैं। आप अलग अलग बुक को उठा के देख लेना, अलग अलग जो राइटर्स के हैं उनमें से सभी को अगर एक साथ अगर करके देखोगे तो 5 या 6 टाइप के इस पे क्वेश्चंस हैं। अब देखो पूछा क्या जाता है, अगर परसेंटेज मास आपको कैलकुलेट करना है तो ये क्या होता है भाई, n इंटू एटॉमिक मास, n इंटू एटॉमिक मास अपान में क्या हो जाएगा भाई आपका मोलर मास। तो बहुत ही आसान टॉपिक है ये आपका, बट क्वेश्चन आपके बार बार इस पे पूछे जाते हैं। इधर देखो, अगर यहीं पे हम लोग बातें करें अगर आपसे कि यहाँ पे n क्या है, तो n है आपका नंबर्स ऑफ एटम, नंबर्स ऑफ एटम। लेकिन अगर क्वेश्चन में मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट अगर लिखा हो तो n की वैल्यू को आप हमेशा 1 कंसीडर करोगे। इफ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन, देन n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है परसेंटेज मास, आपसे पूछा जाता है मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाता है, या n की वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, तो करो 2-3 क्वेश्चन तो हम ही करवा दे रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन को आप करते रहना। इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर। इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर। व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन? जल्दी बताओ भाई, व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, जल्दी बताओ। कौन बता रहे आंसर? निशांत, अदिति, अंकुश, अनुराग, कौन बता रहा है, जल्दी बताओ। सर 941 ग्राम। 941 ग्राम, ठीक है। ये सर 941 ग्राम ही आ रहा है। सब लोग का क्लियर है भाई? डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही तो है। यस सर, सेम आ यस रहा है। सर। परसेंटेज आपको दिया गया था, देख लो। यस सर। जो लोग नहीं किए उनके लिए परसेंटेज था 3.4, n की वैल्यू मिनिमम मॉलिक्यूलर के केस में 1, एटॉमिक वेट सल्फर का कितना होता है 32, ठीक है, अपान में मॉलिक्यूलर वेट ये आपको बताना था इनटू 100,
यही मॉलिक्यूलर वेट आपको बताना था। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता, 3200 अपान में 3.4, तो 941 के राउंड आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको रफ करें। यस सर। यस सर। यस सर। कैफीन कंटेन कैफीन कंटेन 28.9% by mass of nitrogen, by mass of nitrogen, by mass of nitrogen. If molecular mass of caffeine, if molecular mass of caffeine is 194, then numbers of nitrogen atom, then numbers of nitrogen atom present in one molecule of caffeine is, one molecule of caffeine is। अब n की वैल्यू आपको बतानी है, जल्दी से बता दो। सर 4 है। सर 4 एटम ऑफ नाइट्रोजन। बिल्कुल करेक्ट है। यस सर 4। 4 सर। देखो भाई, मॉड्यूल जब जिनके पास हो गया, जिनको मिलेगा उसमें दिखेगा भी ये क्वेश्चंस आपके इस तरीके के टोटल आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम आपको बताए थे 5 to 6 क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन आप देख चुके हो, एक क्वेश्चन और आपको दिखा रहे हैं। A polymer has molar mass 68000 ग्राम पर मोल। If it contain 0.33% of iron by mass, the numbers of atoms of iron, the numbers of atoms of iron in each molecule of the polymer is, ठीक है। तो इसको भी बता दो जल्दी से।
4 आएगा ना शायद पहले में तब। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। इसको भी बता देना। तो देखो हमने कहा था इस पे 5 to 6 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें हम लोग 4 क्वेश्चन को तो अभी देख चुके, 1-2 क्वेश्चन और मिलेंगे, आप कर लेना। ये वाला हो गया सबका? यस सर। ये कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? देखो किसी को हो दिक्कत रहा नहीं होती क्योंकि डायरेक्ट ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि दिमाग लगाना होता ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करना होता है। इस वाले का आंसर बता दो। सर 360.4। कितना आ रहा है? 360.4। सर एक बार सॉल्व कर दो प्रीवियस वाला। चलो इसी को हम कर दे रहे हैं। सबसे पहले देखो भाई, परसेंटेज आपका क्या था, फॉर्मूला देख लो पहले। परसेंटेज मास इक्वल टू आपका था n इंटू एटॉमिक मास, अपान में क्या था भाई, मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। बोलो यही तो था। इस वाले क्वेश्चन को हटा दे रहे। अब यहां पे जब हम लोग आए तो क्या देख रहे थे, परसेंटेज दिया गया था 69.98% हमें गिवन था। नंबर्स ऑफ एटम यहां पे ऑलरेडी गिवन है। एक मॉलिक्यूल कार्टिसोर में टोटल 21 एटम्स ऑफ कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई? 12 होता है। 12। आपको मॉलिक्यूलर वेट बताना था, इनटू क्या होगा 100। अब मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको बताना है तो क्या करोगे भाई, 21 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 69.98। किसी को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सब कुछ इस तरीके के क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन सब सामने दिखते रहता है, डायरेक्ट रखना होता है, कैलकुलेट करना होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा जाता है, उस वाले पे भी एक क्वेश्चन आपको करवा दे रहे ताकि इस तरीके के भी अगर क्वेश्चन आए तो आप कर सको। ये वाला हो जाए तो बताओ। हो गया सर। हो गया सर। एक छोटा सा ट्रिक करके लिखना। अगर किसी कंपाउंड के अंदर अगर हमसे किसी एक एटम का मोल पूछा जाए या पूरी कंपाउंड का स्पेसीज का मोल पूछा जाए हमसे, और उस एटम के इसके किसी एक एटम के बारे में इंफॉर्मेशन, मोल के बारे में या किसी और भी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी गई हो, तो कैसे करते हैं देखना। मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपाउंड। मोल्स ऑफ एटम इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपाउंड इनटू नंबर्स ऑफ एटम या एटॉमिसिटी जिसको बोल सकते हो, जो ये एटम है तो यहां पे एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो। इस पे भी एक एग्जांपल आपसे क्वेश्चन करवा दे रहे हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो डायरेक्ट आप सर ये तो पीओएसी लग रहा है मेरे को भी। हाँ पीओएसी जैसा ही है कुछ, तो इसीलिए डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। जैसे देखना भाई, अगर आपसे ये दे दिया कि नंबर्स ऑफ मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट which contain 1.5 mole of oxygen atom, 1.5 mole of oxygen atom each। तो जल्दी से बता दो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है,
ट्रिक अप्लाई करो, तुरंत आंसर आ जाएगा, सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। कौन बता रहा भाई? 0.5 0.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर। सर करेक्ट आंसर एकदम बिल्कुल। 0.5 बाकी लोग भाई बोलो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मोल्स ऑफ क्या है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है भाई? 3 है। तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3। ऑक्सीजन एटम का मोल आपको ऑलरेडी गिवन है 1.5 अपान में 3। तो मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट क्या नहीं बता सकते? बोलो। तो 0.5 मोल बेरियम कार्बोनेट होगा। एक लाइन का क्वेश्चन है। क्लियर है सबको? यस सर। एक और क्वेश्चन दें, करोगे? यस केवल सर। एक ही 2 लोगों का आंसर आ रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? केवल 1 या 2 लोग का आंसर आ रहा है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं दे रहा। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, ये नहीं कि केवल बस बैठे रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। और दूसरी चीज, एक चीज और आपको बता दें, क्लास तो एकदम बिल्कुल अपसेट मत हुआ करो आप। क्लास आप अपसेंट हो गए तो फिर आगे क्लास मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। पता चलता है किसी दिन आप क्लास अटेंड करो, किसी दिन ना करो, तो आपका अटेंडेंस होता है सभी लोगों का कि कौन कौन प्रेजेंट है कौन नहीं प्रेजेंट है। अगर ज्यादा दिन आप अब्सेंट रहोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो आप लोग क्लास अब्सेंट ना रहा करो। इधर देखना भाई, एक क्वेश्चन और देते हैं, सभी का आंसर मुझे चाहिए, एक लोगों का नहीं। बता दो, ट्रिक अप्लाई करो, जल्दी से बता दो, ये भी बहुत आसान है। ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? कौन बता रहा है मुझे? ग्राम एटम आपका लिखा हुआ है, तो ग्राम एटम मीन्स क्या है आपका? ये हम आपको बता चुके हैं जब मोल दम बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे तब। सर मोल्स ऑफ एटम ही होता है शायद। मोल्स ऑफ एटम ही होता है। ग्राम एटम या ग्राम मोल का मतलब मोल ही होता है। जब ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको पढ़ा रहे थे तो उस समय था, हमने बताया था। सर 3.5। कितना आ रहा है आंसर? 3.5। नहीं, फिर गलत है कहीं, ध्यान से देखो कहाँ पे गलती कर रही हो। बाकी लोग भाई आंसर सबका चाहिए, केवल 2 या 3 लोग आंसर दे रहे हैं बार बार क्वेश्चन की। बाकी लोग आप क्या कर रहे हो? सर 10 होगा। हाँ 10 बिल्कुल करेक्ट है। यस सर 10 बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखो देखने से ही आपको क्वेश्चन, इसीलिए हमने आपको एक तरीका बता दिया। मोल्स ऑफ एटम, यहाँ पे क्या है भाई? ऑक्सीजन एटम। मोल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड ये है। यस सर 10 आ रहा है। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O और इंटू एटॉमिसिटी। इंटू क्या होगा भाई? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी में किसको लिखेंगे भाई? ऑक्सीजन के एटम को। तो यहाँ पे जब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आपने लिखा है
किसका मोल गिवन है? 0.25 ग्राम मोल ऑफ, ये दिया गया है। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 0.25 इंटू ऑक्सीजन कितने काउंट करो, 4 यहाँ पे है 40 12 40 हो रहा है, तो आ तो गया 10 मोल। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाए तो डायरेक्ट आप ट्रिक अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक बार जितना आप पढ़े हो शुरू से लेके अब तक, एक बार उसको रिवाइज करो, थोड़ा सा पेज पलटो जल्दी से। जितना अभी तक आप पढ़े हो पूरा का पूरा एक बार पेज पलट लो 2 मिनट के अंदर। हो गया सबका? यस सर। एक बार यस रिवाइज हो सर। गया सबका? बोलो। यस सर। 2 मिनट हम आपसे पूछेंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। सबसे पहले देखो हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें मोल निकालने के तरीके को एक आदमी कोई बताए पूरा तरीका, लेकिन ईमानदारी से। ये नहीं कि पता चले कॉपी सामने खोल लो और इसके बाद देख के बताते रहो और बोलो कि हम तो बिना देखे बता रहे। मोल निकालना पूरा तरीका सबको आता है भाई? 4 बेसिक तरीके और इसके अलावा जितने भी डेराइव तरीके थे, बोलो। यस सर। तो 4 बेसिक तरीके के अलावा जो डेराइव तरीके थे वो कौन बता रहा है? मेरे 50 रुपए दे दो। खर्च चुका मैं 50 रुपए नीचे गिर गए बेवकूफ। भाई अपना वॉल्यूम क्या करते? बाद में लेते रहना। अच्छा उस दिन लेके नहीं गया था आइसक्रीम, नहीं तो 20 रुपए तेरे पास। सर किसी का माइक हो, मैं दे दिए थे वापस। मेरे पास कोई टूट हुआ मैंने कहा खाली इधर शक्ल दिखा रहा है। चलो बताओ भाई, 4 बेसिक तरीके के अलावा जो आपके थे वह क्या था? जल्दी जल्दी बोलो ताकि आगे बढ़ा जाए। एक सर एक तो वेपर डेंसिटी के टर्म्स में था, गिवन मास अपॉन 2 इनटू वेपर डेंसिटी। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा सर एक आइडियल गैस वाला था, पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला। सर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वाला भी था। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपन मोलर मास। ठीक है, इस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपन मोलर मास पे भी 3 अलग अलग डेराइव फार्मूले बने थे आपके। यस सर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड स्फीयर। हाँ तो जल्दी जल्दी बता दो भाई। सर सिलेंडर का है पाई आर स्क्वायर एच इनटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास। यहीं पे आप मुझे बताना 1 एंगस्ट्रॉन की यूनिट सेंटीमीटर में कितनी होती है? 10 टू पावर माइनस 8। क्लियर है? ठीक है, आगे बताओ फिर। और सर स्फेयर का दिया था हमें, तो उसका था 4/3 4/3। इसके बाद 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास। मोलर मास। इसके अलावा क्या था भाई? सर क्यूब वाला था सर, क्यूब का था। सर एक मोलैरिटी और मोलैरिटी वाला भी था। हाँ मोलरिटी और मोलरिटी। चलो आप मुझे ये बताना, मोलरिटी और मोलरिटी वाले में यहाँ पे वॉल्यूम आप लीटर में लेते हो कि एमएल में? सर लीटर में। मोलरिटी में आप किसको मल्टीप्लाई करते हो? सॉल्वेंट को केजी में सर होना चाहिए, उसका मास किस में होना चाहिए? केजी में। ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखो आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा कि स्टोकियोमेट्री इन मॉलिक्यूल में 2 तरह के क्वेश्चन को हमने कहा था कि छोटे छोटे 2 क्वेश्चन बनते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कौन बता रहा है? सर एक कंबशन रिएक्शन टाइप। नहीं, कंबशन रिएक्शन टाइप की तो हमने बात ही नहीं की थी। स्टोकियोमेट्री इन मॉलिक्यूल में कंबशन रिएक्शन की हमने बात नहीं की थी।
मॉलिक्यूल की बातें कर रहे हैं। सब परसेंटेज वाले। सर एक तो रेशियो वाले थे। हाँ, एक रेशियो वाला परसेंटेज मोल या परसेंटेज मास को बताता था, याद आ रहा है कुछ? यस सर। इसी तरीके से आगे थे स्टोकियोमेट्री इन रिएक्शन। स्टोकियोमेट्री इन रिएक्शन में सबसे पहले ये किसके बारे में बताता है, कौन बता रहा है मुझे? मास रिलेशन, मोल रिलेशन और वॉल्यूम रिलेशन। वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है। और बाकी चीजें तो आपको याद आ ही रही होंगी। लिमिटिंग रिएजेंट अभी आज हम लोगों ने देखा था। लिमिटिंग रिएजेंट में लिमिटिंग आप किसे मानते हो? जिसकी एक मोल के लिए वैल्यू एक मोल के लिए वैल्यू सबसे कम हो, लेकिन रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट का। बस ये चीज आप ध्यान में रखोगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैलकुलेशन की वजह से गलत हो जाए तो छोटी छोटी मिस्टेक होती है कैलकुलेशन की वजह से कई बार, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको आता नहीं है। आप एग्जाम दिए होंगे, बहुत सारे लोग, आपको पता भी होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन को तो आप ये गलत करके आए होंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन थे, उनके कैलकुलेशन आप अच्छे से नहीं कर पाए। तो जो लोग भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा सावधान हो जाए। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते करते इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि बिना कैलकुलेटर का एक छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता। तो कैलकुलेटर से इस्तेमाल करने वाले भाई विशेष ध्यान रखेंगे, मोबाइल का यूज करने वाले, क्योंकि एग्जाम में आपको मोबाइल नहीं मिलने वाला। वहां पे आपको अपने आप से सॉल्व करना होता है, और उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक छोटा सा क्वेश्चन का भी कैलकुलेशन हो, उसको अपने आप से ही करना पड़ेगा, और वहीं पे दिक्कत आती है। तो अपनी आदत को खराब मत करिएगा, आदत को खराब करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होती है। चलो अगला हेडिंग करना भाई, कंसंट्रेशन की बात करेंगे हम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन हेडिंग करो, सॉल्यूशन। और कौन मुझे बता रहे हैं सॉल्यूशन क्या होता है? बोलो। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। सॉल्यूशन लिख लो, इट इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। It is mixture of two or more component which are mixed to form homogeneous mixture. Homogeneous mixture. इसी होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं भाई? सॉल्यूशन। दिस होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो देखो ये याद रखना है हमको कि जो होमोजेनियस मिक्सचर है वही क्या होता है भाई? हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे हम लोग घरों में सॉल्यूशन को बनाते हैं, अगर ये मान लो आपका वाटर है और यहीं पे हम क्या करें भाई? थोड़ा सा शुगर को ऐड कर दे रहे। अगर इस वाटर में शुगर को ऐड कर दिए, ये दो तरह का कंपोनेंट है, एक तो आपका सॉलिड, एक तरह का आपका लिक्विड, यानी दो कंपोनेंट। और यहां पे अगर इसको मिक्स किया जाए, आफ्टर मिक्सिंग, तो मिक्स होने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट के रूप में दिखाई देता है, ओनली वन फेज। और इसी वाले को बोलते हैं होमोजेनियस। इसी को क्या बोलेंगे भाई? होमोजेनियस। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में, ठीक है? यस सर। चलो अभी चलते हैं। हो गया? यस सर। अब देखो भाई, यहीं पे अगर मान लो अगर कंपोनेंट आपकी, अगर यहाँ पे कंपोनेंट अगर दो है तो इसको क्या बोलते हो? नाम क्या देते हो?
थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे, बहुत ये सारी चीजें आपको पता है। दो कंपोनेंट है तो उसको क्या नाम दोगे भाई? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर आपके पास दो कंपोनेंट है तो क्या नाम देते हो भाई? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन कंपोनेंट हो जाए तो, तीन कंपोनेंट अगर आपका प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हो? जैसे अगर मान लो यहीं पे हम कुछ सॉल्ट को मिक्स कर दें, अगर सॉल्ट भी मिक्स कर दे, अब तो कंपोनेंट क्या हो गया? 3 हो गया। लेकिन मिक्स होने के बाद यहाँ पे अभी भी होमोजेनियस मिक्सचर ही है। कंपोनेंट हमारे पास देखने से लग रहा है कि 3 है, एक तो वाटर है, एक शुगर, एक सॉल्ट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर की तरह दिखाई दे रहा है, तो कंपोनेंट तो एक तरह दिखाई दिया। अब इसको क्या बोलेंगे? नाम कौन बता रहा है? इसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन इसको नाम देते हैं। ठीक है, बस ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे होगा 3 कंपोनेंट, और इसी में एक कंपोनेंट और मिक्स कर दो। अगर मान लो हम यहाँ पे लिक्विड थोड़ा सा लेमन को यूज कर दे, हमने एग्जांपल ऐसा लिया है कि जो डेली आप यूज करते हो घरों में, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे भाई? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे 4 कंपोनेंट है आपके पास, लेकिन जो हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं वह सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपोनेंट को लेके चलते हैं। क्या होता है? एक सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है भाई? सॉल्वेंट। यानी हम लोग सिर्फ किसको देखते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। और इस बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट को हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है आपका सॉल्यूट, एक कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, और दूसरे कंपोनेंट को क्या बोलते हैं भाई? सॉल्वेंट। हमको जो आगे टॉपिक पढ़ना है, हमको जो अगला टॉपिक पढ़ना है वह पढ़ना है कंसंट्रेशन के टर्म में। और किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आप किस आधार पे देखते हो? इस आधार पे आप देखोगे कि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट लेस है या उसका अमाउंट ग्रेटर है, यही तो आप देखते हो। और उस सॉल्यूट के अमाउंट के अकॉर्डिंग ही उसका कंसंट्रेशन को आप कैलकुलेट करते हो। अगर हमें आपसे एक क्वेश्चन पूछे, ये सबको पता है वैसे, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जनरली जो सॉल्यूशन लेते हो उसमें किसका अमाउंट लेस होता है, किसका लार्ज होता है? जल्दी बता दो। सॉल्यूट का लेस होता है। और सॉल्वेंट कैसा होगा भाई? सर ज्यादा होता है। लार्ज होता है। एक छोटा सा टर्म और आता है आपका, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन। आप कंसंट्रेटेड किसे बोलते हो और डाइल्यूट किसे बोलते हो? सर कंसंट्रेटेड वो होता है जिसके अंदर, क्योंकि देखो ये छोटे छोटे टर्म हैं, आपको बार बार ये टर्म मिलेंगे, इसीलिए हम आपसे थोड़ा सा यही पे पूछ लेते हैं। आप ही बता रहे हो, जल्दी बताओ भाई। मतलब कंसंट्रेशन में वाटर की मात्रा कम होती है, डाइल्यूट में वाटर की मात्रा ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आप बता रहे हो। कंसंट्रेटेड का मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, और डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट। बस आप याद रखना, कुछ लिखना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ अगर लिखना हो तो ये वाला लिख लेना, बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। और बाकी तब फिर आगे लिखना हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नोट कर लो तो हेडिंग कर लेना, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हो गया भाई? यस सर। बस 1 मिनट, चलो।